बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का अमल ख़त्म हुए तकरीबन 5.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है। वहाँ पर गिनती का सिलसिला जारी है। 7 लाख से ज़ायद वोटर थे जिन्होंने आज अपना हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के था। लोगों के सवालात ये थे कि अगर इन तीनों जमातों को वोट दी जाए तो किस बुनियाद पर दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी वफाक में हुकूमत है, उन्होंने मुल्क में क्या किया कि उसकी बेस पे इनको वोट दिया जाए। जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन जो कि सिंध की हुक्मरान जमात है, तो सिंध में उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको अपने हल्के इलाके या सूबे में हुकूमत करने का मौका दिया जाए। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त इंतहाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ चल रही है, और उनका जो जारहाना रवैया और बयानिया इस वक्त इदारों के साथ जो है ख़िलाफ़ है, इस वक्त मौजूद है। और चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की पहले भी हुकूमत रह चुकी है, और अगर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में कोई काम किए होते, मसाइल हल किए होते, तो जो मरियम नवाज़ ने वहाँ पे एक हफ़्ता जाके एक बड़ी लंबी कंपेन की है, तो शायद उनको इस वक्त उसकी भी ज़रूरत पेश ना आती और लोग खुद निकल कर उनको वोट देते, और कोई उनको मतलब हक बजाल वोट देते वहाँ पे लोग उनको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस सारी सूरत पर बात करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता नताइज का सिलसिला भी आना शुरू हो चुका है, और कौन सी जमात कामयाबी हासिल करेगी, कौन सी जमात गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए बेहतरीन मंशूर ला सकती है, इस सारे मामलात पर बात करने के लिए डायरेक्टर प्रोग्राम सिटी न्यूज़ मोहतशम तरीन साहब, सीनियर तज्जियाकार, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतशम साहब, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत ही कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, और हो सकता है। और ये 23 नशस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं, एक नशस्त में इंतखाबात होना बाकी है। 6 खवातीन समेत 3 टेक्नोक्रेट्स भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और अभी तक के सर हालात क्या देख रहे हैं आप, कौन सी जमात फेवरेट कही जा सकती है? नेचुरली पाकिस्तान की जो तारीख है उसको अगर हम देखें तो जो इलेक्शन की जो हिस्ट्री है उसमें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो लाइक करते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उनके कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया जाए कि उनके मसाइल हल हो जाएंगे, उनका कैंडिडेट जीतेगा तो उनके मसले जितने भी हैं हल्के के इलाके के वो सारे हल हो जाते हैं। तो ये एक नेशनल ट्रेंड भी है। आप अगर इसको कंपेयर करें कि जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा होता है उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी सीट निकालती है, लोगों का भी ट्रेंड यही होता है कि जो जीत जाए और जो हुकूमत बनाए और हम उसके साथ हों। तो इस बिल वजह से मैं और मतलब पहली दफा पीटीआई इतनी फुल स्ट्रेंथ के साथ वहाँ इलेक्शन लड़ रही है, और अगर वो जीत जाती है जिसके चांसेस हैं कि सबसे ज्यादा लीड इस वक्त भी जो करंट आई हुई है कि 11 से 13 सीटों पर वो लीड कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसका ये सबूत है कि लोग फेडरल गवर्नमेंट में को लाइक कर रहे हैं और जाना चाह रहे हैं उसके साथ ही। बिल्कुल सर। और इतना ही सर, अगर ये सिंपल है जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में वहाँ पे कामयाब हो जाएगी, और बहुत ही आसान ऑप्शन वफाकी जमात के पास है कि सारे इख्तियारात, सारे फंड्स भी गिलगित बल्तिस्तान को उन्हें नहीं देने हैं। गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को देना है। तो सर कुछ इलेक्टेबल दूसरे नून लीग से जो MNA इन्होंने उठाए थे और उनको टिकट्स दे दिए गए, तो क्या सर अगर ये अपनी किसी पार्टी के बंदे को टिकट देते तो वहाँ से भी ये आसानी से सर जीत सकते थे? ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगेन मैं जैसे पहले कहा है कि जी पाकिस्तान की जो इलेक्शन की जो पॉलिटिक्स है उसमें ये जो शख्स, दूसरी एग्जांपल अगर हम समझने के लिए इसको कि ये क्यों जरूरी होता है, तो पीटीआई जो है वो कितना अरसा कितने इलेक्शन अपने एजेंडे पे अपने फलसफे पे खड़ी रही है कि जी हम इलेक्टेबल्स नहीं लेंगे, हम पुराने सियासतदानों को मौका नहीं देंगे, हम नए लेके आएंगे। लेकिन अली खान को अपने फलसफे पे कंप्रोमाइज करना पड़ा मतलब और कि सर उसने एक बार फिर इलेक्टेबल यू टर्न लेना पड़ गया खान साहब को, एक बड़ा यू टर्न। मजबूरी है जी, हिस्ट्री है। हम ग्राउंड रियलिटी को अगर हम नहीं ऑब्जर्व करते और उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो इसको बड़ा टाइम चाहिए होगा कि हम अपनी पार्टी की रूट्स जो है ना जी वो इतनी स्ट्रांग कर लें कि वो
पर्सनैलिटी ना हो, पार्टी हो। सर अली अमीन गंडापुर साहब, बिलावल साहब और मरियम साहब साहिबा ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है कैंपेन के दौरान, उस पर सर थोड़ा सा तबसरा आपका चाहिए। ये सबसे वर्स्ट पार्ट था मेरी नज़र में। जो ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में सबसे बुरा, सबसे गंदा एलिमेंट था। जो कैंपेन इन्होंने जिस अंदाज में चलाई है, तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये सुलझे हुए लोग हैं, और ये नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि जी हम किस कैलिबर के लोग हैं, हम लीडर हैं, एक पार्टी चला रहे हैं और क्लेम करते हैं कि जी हम पूरे पाकिस्तान की पार्टी हैं। और लैंग्वेज ये इस तरह की अपने अपोनेंट्स को यूज कर रहे होते हैं। आप उसके वर्किंग पे बात करें, आप उनके फलसफे पे बात करें। ये तो हिटिंग हो रही है ना जी तीनों पार्टीज की तरफ से, और फर्स्ट है ये। इस पे इनको बैठ के थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारी इलेक्शन की जो कैंपेन होती है और उसमें सर इस तरह बड़े की सीनियर लैंग्वेज ना। सियासतदान हैं तीनों, और तीनों पार्टियों के वर्क, ये जो जी जी, सियासतदान हैं, रहनुमा हैं, और तीनों ने ज़ुबान इस्तेमाल की। मैं इसमें थोड़ा सा ये एक ऐड करना चाहूंगा कि अली अमीन गंडापुर एक मिनिस्टर की हैसियत से गया हुआ है, वो पार्टी को हेड नहीं करता। लेकिन दूसरी साइड पे बिलावल साहब जो हैं वो एक पार्टी को हेड कर रही हेड कर हैं, रहे हैं बिल्कुल। मरियम नवाज भी पार्टी को हेड कर रही हैं। उन दोनों का कैलिबर अली अमीन गंडापुर से बहुत बड़ा है। हाँ, अगर इमरान खान भी उनके साथ मिलके वो लैंग्वेज यूज करता तो फिर हम कह सकते हैं कि तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। मतलब बिल्कुल एक साइड पे इमरान खान रॉन्ग लैंग्वेज यूज कर रहा है, दूसरी साइड पे राना सनाउल्लाह या परवेज रशीद लैंग्वेज यूज कर रही है, तो वो लोग उसको कहते हैं कि यार वो लीडर तो नहीं है, वो तो एक कारकुन है, और वो अगर उसने बदजबानी कर भी ली है तो खैर है, कोई बात नहीं है, लेकिन लीडर ने तो कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की। अच्छा सर, ये सारे एक इस मामलात वर्स्ट में कैंपेन एलिमेंट वही था। इलेक्शन की, इलेक्शन भी हो गया, अब नताइज भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि मौलाना साहब बिल्कुल इस कैंपेन में नज़र नहीं है, एक दिन के लिए भी वहाँ पे कैंपेन नहीं गए, तवज्जो नहीं मौलाना साहब ने दी इलेक्शन पे बिल्कुल भी। हाँ, ये एक मौलाना के साथ जमात इस्लामी भी है, और उसके साथ काफ लीग भी, जो अपने आप को नेशनल पार्टीज कंसिडर करते हैं, लेकिन वहाँ पे इन्होंने फोकस नहीं किया, और कैंडिडेट्स भी पूरे नहीं हैं। ये तो खैर इनका पता नहीं क्या नजरिया था, फलसफा था कि या तो इनको सब कुछ नजर आ रहा था कि जी हमारे साथ क्या होना है। इवन के नून लीग को 23 हल्के जो हैं उसमें 23 के 23 कैंडिडेट नून लीग के भी पूरे नहीं मिले उसको। हम्म, मतलब सिर्फ पीपल पार्टी थी जिसने 23 कैंडिडेट अपने खड़े किए हैं। पीटीआई के भी 21 कैंडिडेट थे, दो पे उसने सीट एडजस्ट की हुई थी मुत्तहिदा वादतुल वजूद, जो मजलिस वादतुल वजूद है उसके साथ। तो बिल नून लीग को अगर कैंडिडेट वहां पे नहीं मिल रहे तो मौलाना तो किसी खाते में भी नहीं आता ना, ये काफ लीग किसी खाते में आती है। बिल 7 कैंडिडेट्स आपने जिस तरह बताया जी नून लीग के वहाँ पे। सर आज जी जब पीटीआई के लोग स्कर्दू यादगार चौक पर एक जश्न मना रहे थे तो उन पे पथराव भी किया गया, पुलिस बहरहाल मौके पे वहाँ पे पहुँच गई, हालात को उन्होंने कंट्रोल किया, जिसके बाद ट्वीट्स का भी सिलसिला जारी रहा सियासी रहनुमाओं की तरफ से। तो जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन शहबाज खान ने कहा है कि कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं तो वो ट्वीट ना करें, वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन से रब्ता करें। हाँ जी, ये एक हमारा अलमिया है। अगेन ये पाकिस्तान की इलेक्शन जो पॉलिटिक्स है, तो इसमें ये अलमिया हमारा रहा है कि जो हारने वाला कैंडिडेट होता है, हारने वाली पार्टी होती है, वो इल्जाम लगाती है कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है, और इलेक्शन वाले दिन धांधली हुई है, या प्री पोल रिगिंग हुई है। तो वो जिस सीटों पे वो जीत गए वो होते हैं, उस पे वो इलेक्शन नहीं होता। जो इलेक्शन वो जीत जाते हैं वो कहते हैं कि ये सबसे बेहतर इलेक्शन है। आप जैसे अभी पीटीआई कहती है कि जी 2018 का इलेक्शन बहुत अच्छा था, मुस्लिम लीग नून कहती है जी 2013 का इलेक्शन बहुत अच्छा था, पीपल पार्टी कहती है 2008 का इलेक्शन बहुत अच्छा था। तो वो जो जीत जाते हैं वो तो कहते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री है, और इसी हिस्ट्री को बड़ा टाइम लगेगा चेंज होते हुए। और लोगों की जो जिस हिसाब से आपने बताया कि ये अली अमीन और मरियम और बिलावल कंपेन करने लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ये धांधली वाली बात तो फिर बहुत पीछे रह जाती है। नहीं बिल्कुल सर बिल्कुल। और सर उस पे आज
हुकूमत की जानिब से जो बयानिया सामने आ रहा है वो तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा और बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन को मैनेज किया गया है, वहाँ पे हमारे इदारों की जानिब से भी, और बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुए, तमाम मीडिया चैनल्स ने भी वहाँ पे कवर किया और अच्छे इलेक्शन हुए, अच्छे मामला थे। लेकिन फिर भी सर अपोजिशन की तरफ से बयानात और ट्वीट्स का सिलसिला जारी है, ये कैसे रुकेगा ये? हाँ जी, ये रुकने का तो बेहतरीन तरीका होता है ना जी। आप जिस हलके में, जिस पोलिंग स्टेशन पे आपको कोई चीज नजर आती है तो आप उसको पॉइंट आउट करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करते हैं, आप एक एप्लीकेशन देते हैं कि उसके प्रूफ देते हैं। कुछ आजकल का तो मीडिया का दौर है, आपके पास फुटेज बन जाती है, मोबाइल हर किसी के पास है और आप उसको प्रूफ दे देते हैं। तो फजूल के बयानात की बजाय वो चीफ इलेक्शन कमीशन जो शहबाज साहब हैं वो ठीक कह रहे हैं कि आप ट्वीट करने की बजाय और फजूल के इल्जाम लगाने की बजाय आप सबूत के साथ आप इलेक्शन कमीशन के साथ रुजू करें। बिल्कुल 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 ऐसे ही उन्होंने कहा जी। चीफ इलेक्शन कमीशन का बयान ये सामने आया था कि कुछ जमातें ट्वीट कर रही हैं और उनको ट्वीट ना करें, वो बल्कि बरह रास्त हमसे रब्ता करें, चीफ इलेक्शन कमीशन से रब्ता करें। और जो वाक़या हुआ है यादगार चौक में, जो जश्न मनाया जा रहा था पीटीआई के कारकुनों की जानिब से, उन पर पथराव हुआ है, तो उस पर भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुझे फौरी उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए। तो ये इलेक्शन जारी है, इसके नताइज का सिलसिला भी जारी है। एक छोटा सा वक्फा है, हमारे साथ रहिएगा।
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے سٹی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ کار ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی نیوز محتشم ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ. حکومت دعویٰ کر رہی تھی الیکشن سے پہلے ہی کہ اپوزیشن کو ہم کلین سویپ کریں گے, اور نہ صرف حکومت نے یہ بنیاد بنائی ہوئی تھی کہ اگر گلگت بلتستان کے الیکشن, مطلب اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی تھی, حکومت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جو نیکسٹ مطلب الیکشن ہے پاکستان کے یا پاکستان کی عوام کا کیا فیصلہ ہے, وہ صرف گلگت کے اس الیکشن پہ پورا انحصار کیا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہوگا وہی فیصلہ ہوگا آنے والے مستقبل کے لیے. تو محتشم ترین صاحب ہمارے ساتھ مجھے سر بتائیے گا اس حوالے سے تھوڑا سا. یہ تو مطلب پرانا چورن ہے جو ہر پارٹی بیچتی ہے کہ یہ اس الیکشن میں پورے پاکستان کی بیس بنا رہے ہوتے ہیں وہ, اور ایک ضمنی الیکشن جیت جاتی ہے پارٹی تو وہ کہتی ہے کہ جی کہ عوام نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کر دیا ہوا ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی اس بیان دینے کی کہ رولنگ پارٹی ہے, اس نے تو ون کرنا ہی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ دیکھ کے اس کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک آپ کا الیکشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ اسی طریقے سے جیسے پیپل پارٹی جب اپوزیشن میں آتی ہے تو روتی ہے کہ جی الیکشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے. نون لیگ الیکشن کے بعد اپوزیشن میں آتی ہے تو وہ روتی ہے کہ جی سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو ہر جماعت ایسی روتی جائے گی. اگر پی ٹی آئی بھی ابھی سسٹم ٹھیک نہیں کرتی تو نیکسٹ الیکشن میں اگر پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے اور گلگت میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پھر پی ٹی آئی لوز کرے گی. جو بھی فیڈرل گورنمنٹ ہوگی وہ ون کر رہی ہوگی تو پھر پی ٹی آئی پھر رو رہی ہوگی کہ جی یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سر ابھی انتخابات کا جو نتائج ہیں وہ آنے کا سلسلہ جاری ہے ابھی, لیکن پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے ہی ان کے وزراء یہ کہہ چکے ہیں کہ بالکل فیئر انتخابات ہو رہے ہیں اور بڑا اچھے طریقے سے سارا ماحول مینیج کیا جا رہا ہے. تو اگر حالات تبدیل ہو جاتے ہیں, حالات تو وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے فیور میں جا رہا ہے اس وقت, پاکستان تحریک انصاف وہاں سے جیت سکتی ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کیا ان کا موقف تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں, موقف تبدیل نہیں ہوگا اور وہ یہ ایسے ہونا بھی نہیں ہے کیونکہ سب چیزیں کیلکولیٹ کر کے موومنٹ بناتے ہیں. پیپل پارٹی جب وہاں پہ الیکشن کمپین کرنے کے لیے گئی تھی تو وہ اس کو پیپر ورک ان کا اور ان کا پورا ایک جس کو کہہ لیں کہ جی اسٹریٹجیز بنا کے موو کر کے وہ جاتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں سے کتنا شیئر لینا ہے اور لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے نون لیگ نے بھی اپنی ورکنگ کر کے گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے کینڈیڈیٹس اس کو نہیں مل رہے تھے, نہیں ملے کیونکہ جی اس کا اپنی جو اسٹریٹجیز تھیں وہ اس کی, اسی وجہ سے کاف لیگ اور مولانا اور جماعت اسلامی وغیرہ وہاں پہ نہیں گئے. بالکل جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کاف لیگ اور مولانا صاحب کا, مولانا صاحب تو بالکل وہاں پہ گئے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ملنا تھا. آزاد پی ٹی آئی نے امیدوار ورکنگ کر لی ہوئی ہے, پی ٹی آئی نے اپنی ورکنگ کر لی تھی. اس نے جو جوڑ توڑ کرنا تھا, بندے توڑنے تھے, وہ اس نے پہلے سے توڑ کے ورکنگ کر کے تو وہ فدا الیکشن میں حسین گئی ہے. صاحب سر چھوڑ کر پارٹی نون لیگ کے بڑے اچھے کارکن نون لیگ کے جو اسپیکر تھے وہ اس سے پہلے وہ پیپل پارٹی میں بھی رہے ہیں, پیپلز پارٹی میں بالکل پیپل پارٹی میں بھی رہے ہیں. پیپل پارٹی کی حکومت گئی ہے, نون لیگ حکومت آئی ہے تو پھر گلگت میں الیکشن ہوئے ہیں تو وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. نون لیگ کی حکومت گئی ہے, اب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی ہے تو وہ پی ٹی آئی میں آ گئے ہوئے ہیں. تو یہ تو ہمارا سر وہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کا سے سر چیف منسٹر مہدی شاہ صاحب بھی میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ جی یہ ہمارے پاس یہ الیکٹیبلز ہیں اور یہ فیڈرل کی سپورٹ پہ موومنٹ کر جاتے ہیں. جب تک آپ اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ ہر پارٹی اس کے بعد بیٹھ کے روئے گی کہ جی چیف منسٹر دیکھیں نا کہ 5 سال وہ چیف منسٹر رہا حلقے کا, علاقے کا, وہ ہار جاتا ہے تو یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا سر, بلاول صاحب بھی 20 دن رہے ہیں گلگت بلتستان میں اور انہوں نے بڑے کھٹن راستوں سے سفر طے کر کے ہر گھر میں وہ جا کے کمپین کرتے ہمیں نظر آئے ہیں, لیکن جو حالات ابھی دکھائی دے رہے ہیں تو کیا ناکامی مقدر ہوگی بلاول صاحب کی؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ بلاول صاحب نے 2018 کے جنرل الیکشن کی کمپین بھی بہت اچھی کی تھی, وہ آؤٹ کلاس کمپین تھی ان کی, لیکن اس کے باوجود ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملا تھا. اس کچھ نہ ملنے کی, ابھی وہ گلگت میں بھی ان کی کمپین بہت اچھی رہی ہے
यूसी लेवल तक जाके उन्होंने कंपेन की है। आप ये देख लें कि ये आप तहसील लेवल को छोड़ दें, जिला लेवल को छोड़ दें, डिवीजन लेवल को छोड़ दें, यूसी लेवल तक वो गया है कंपेन करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि वो जहां भी कोई बात करता है, दूसरे लम्हे में उसका काउंटर नरेटिव आ चुका हुआ होता है कि जी आपके वालिद साहब का जो लगेज है वो आपने उठाना है। अच्छा उसका सर, जवाब जो दें अभी पहले। कंपेन बिलावल साहब ने किए, चले मरियम नवाज भी एक हफ्ता वहाँ पे कंपेन करके आई है, हत्ता कि नून लीग की तो पहले भी हुक्मरान जमात रह चुकी है वहाँ पे, और लोग कह भी रहे थे कि हम अगर उनको वोट दे तो क्यों दे, अगर उन्होंने गिलगित के मसाइल हल किए होते तो शायद मरियम नवाज को वहाँ एक हफ्ता भी कंपेन करने की ज़रूरत पेश ना आती और लोग खुद उन्हें वोट देते। लेकिन बिल्कुल उनके तो हालात आपके सामने हैं, लेकिन बिलावल साहब भी हैं, तो क्या सर अभी तो नाकामी उनका मुकद्दर है, लेकिन ये जो उन्होंने कंपेन किया मुस्तकबिल के लिए कुछ बेहतर कर लिया अपने लिए? एग्जैक्टली, मुस्तकबिल के लिए आप देखें ना, आप एक पौधा तो लगा आते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, लेकिन वो 13 साल से सिंध में मुसलसल 13 साल से हुकूमत में है पीपल बिल्कुल। पार्टी। और गिलगित 2008 की से आवाम भी सर यही 2013 सवाल कर रही है कि सिंध की हुक्मरान जमात ने सिंध में क्या किया है कि हम उनको यहाँ पे मौका जी दें गिलगित में। मौका दें, और 13 साल कंटिन्यूटी है। देखिए आप एक प्रॉब्लम ये होता है कि 5 साल आपने हुकूमत की, उसके बाद आप अपोजिशन में चले गए, आप कह सकते हैं कि जी मुझे चांस नहीं मिला जी, और अगर मेरी मेरी अगले साल भी, अगले 5 साल भी मेरी हुकूमत आ जाती तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स को बड़ा जबरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट कर सकता था। 2008 से 2013 तक फेडरल में भी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है और सिंध में भी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है। फिर 13 से 18 तक फिर पीपल पार्टी की हुकूमत है सिंध में, फिर 18 से अब भी पीपल पार्टी की हुकूमत है। तो अब 13 साल आप मतलब एक गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में चल रही है, तो वो प्रॉमिस का हाल क्या है वहां पे? अच्छा वहां सर, पे तो आपको ये इलेक्शन के जी, बाद सर इसका जो टेन्योर है क्या होना है? इलेक्शन के बाद तो देखें कि ये अभी तो गवर्नमेंट इसको सीरियसली डिसाइड कर रही है कि जी हम इसको इंडिपेंडेंट प्रोविंस की तरफ मूव करें इसको, जैसे ये हमारे पंजाब प्रोविंस है वैसे ही उसको सारे स्टेटस मिल जाए, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी हद तक कम हो जाता है जब वो इंडिपेंडेंट आ जाती है। अभी तो ये जैसे फाटा का था सिस्टम है, जैसे ये गिलगित का सिस्टम है, ये तो फेडरल के डिपेंडेंट है ना। जब ये प्रोविंस डिक्लेयर हो जाता है, सारी चीजें इसकी वो असेंबली वगैरह और सारा चीजें वो लीगल साइड पे अप्रूवल हो जाती हैं, तो फिर वो फेडरल का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा और फिर वो इंडिपेंडेंटली अपनी मूवमेंट बना सकेंगे, अपने बजट्स उनके पास होंगे, उनके जो एक्सपेंसेस होंगे वो सारे वही कर रहे होंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो खुद अप्रूव कर रहे होंगे, वहां का वो सारा कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास जो बजट होगा उसके हिसाब से वो मूवमेंट बना रहे होंगे ना, वो फेडरल के डिपेंडेंट नहीं होंगे। जी सर बिल्कुल, जैसे इमरान खान साहब भी गए गिलगित, उन्होंने वहाँ पे ऐलान किया कि गिलगित को हम बाकायदा सूबा बनाएंगे और वहाँ पे कुछ पावर प्रोजेक्ट्स और कुछ ऐसी चीज़ें जिनका अभी से काम का आगाज़ हो गया है और आने वाले दौर में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं वो पाकिस्तान के लिए। एग्जैक्टली, जैसे अभी आप देख लेंगे कि ये बलूचिस्तान में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो बलूचिस्तान इंडिपेंडेंटली कर रही होती है। इसी तरीके से सिंध है, इसी तरह पंजाब है। जब ये 18वीं तरमीम वाला सिस्टम हो चुका हुआ है तो सूबों को बहुत सारे मामलात सूबे इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रहे होते हैं और उसको वो रेवेन्यूज और सारे बजट वगैरह को वो अपना खुद ही सेटल कर रहे होते हैं, तो फेडरल का इन्फ्लुएंस काफी हद तक कम हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन सर अगले अभी तो इलेक्शन में गिलगित पीटीआई में जो को ये अगर पीटीआई की हुकूमत ना भी हो, जो कि अभी बनती हुई दिखाई दे रही है गिलगित में, लेकिन फंड्स तो वफाकी हुकूमत नहीं जारी करने हैं, गिलगित को गिलगित का हक तो वफाक नहीं देना है। हाँ वो वफाक ने देना है। फिर अगर वो वहां पे गिलगित में अगर पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बनती तो फिर हम मॉरली इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे पास इखलाक इतना अच्छा नहीं है, हमारी सोच इतनी अच्छी नहीं है कि जी हम पीपल पार्टी की गवर्नमेंट हो और उसके साथ हम फेयर चल रहे हों गिलगित की आवाम का सोचते हुए। फिर वो गिलगित बल्तिस्तान वालों की बेचारों की बदकिस्मती शुरू हो जाएगी अगर पीटीआई की गवर्नमेंट वहां नहीं बनती तो। सर इस वक्त तो गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है उनके पास कोई इस तरह की चॉइस भी तो नहीं थी, इस तरह का ऑप्शन भी नहीं था, वो सोच भी समझ भी के भी ये नहीं कर सकते, उनको पता है वफाक में जो हुकूमत है उसी ने हमारे साथ कुछ करना है, उसी ने हमारे साथ फंड देने हैं, शायद इसलिए हेलो, पाकिस्तान मेरी आवाज तहरीक आ रही है? इंसाफ को वोट दिया। हेलो, सर आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हाँ जी मेरी आवाज आ रही है।
جی سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی گلگت بلتستان کے لوگوں کے پاس کوئی خاص آپشن اور خاص چوائس بھی نہیں تھی کہ وہ کچھ سوچتے سمجھتے، کیونکہ ایک انہوں نے مسلم لیگ نون تو پہلے آزمائی ہوئی، ان کی حکمران وہاں پہ حکمرانی کر چکی ہے گلگت بلتستان میں، مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ رہ چکی ہے، اور پی ٹی آئی کو ووٹ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے۔ ہاں جی، میجر یہ والا بھی فیکٹرز ہے، یہ تو پہلے پیپل پارٹی دور میں بھی یہی فیکٹر تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی یہی فیکٹر تھا، ابھی پی ٹی آئی کے بھی فیکٹر یہی ہے۔ لیکن اگر یہ انڈیپینڈنس صوبہ ڈکلیئر کر کے تو وہ سارے لیگل جو اس کے میٹرز ہیں وہ سارے سالو کر لیے جاتے ہیں، تو پھر اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ والا ایج نہیں مل سکے گا، بالکل اس کو وہ ایج نہیں مل سکے گا، وہ کیونکہ اس وقت وہ انڈیپینڈنٹ رائٹس میں چلا گیا ہوگا نا وہ۔ اچھا سر، اس کا ٹرن آؤٹ ایشو کیا ہوگی سر الیکشن کے بعد؟ ٹرن آؤٹ ریشو ابھی تک تو وہ جیسے پولنگ کی گنتی شروع ہو جاتی ہے، ووٹس کی کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر ٹرن آؤٹ نکلے گا، لیکن ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ پچھلے سال سے کوئی 5 سے 10% ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی پچھلے الیکشن سے اس الیکشن میں ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا۔ مثال اگر پچھلے الیکشن میں 30% تھا تو اب 40% کے لیے اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کا جو ووٹ ڈالنے کا ذوق شوق تھا، آنا تھا، جذبہ تھا، اس پہ گیس کر کے کچھ جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10% تک ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا پچھلے الیکشن سے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، اور اس وقت گلگت بلتستان میں الیکشن جاری ہے، نتائج کا سلسلہ بھی آہستہ آہستہ جاری ہے، آ رہے ہیں نتائج، اور پاکستان تحریک انصاف یہی ابھی تک ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں آگے جا رہی ہے، اور حکومت بنانے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے، اور جو پتھراؤ کیا گیا وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ، وہ جہاں پہ جشن منا رہے تھے، اس پہ مذمت بھی کی گئی ہے وفاقی وزراء کی جانب سے، اور الیکشن کمیشن جو گلگت بلتستان کے راجہ شہباز خان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اس معاملے کی رپورٹ ہے، وہاں پہ پولیس موقع پر پہنچ گئی تھی، انہوں نے کنٹرول تو کر لیا تھا، لیکن وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے فوری طور پر آگاہ کیا جائے، پوری رپورٹ پیش کی جائے۔ ایک اور وقفہ ہے، چھوٹا سا نیوز بریک، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔
वेलकम बैक। एक मतलब फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे सिटी न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं उस हवाले से मेरे साथ इस वक्त सीनियर तज्जिया कार डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज़ मोहतशम तरीन साहब मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मरियम नवाज़ ने सर जो हालिया दिन में इंटरव्यू दिया है BBC को, और उन्होंने कहा जी हम इदारों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहकर। लेकिन नवाज़ शरीफ का सर एक तरफ अगर बयानिया देखा जाए, गुजरावाला जलसा में जिस तरह उन्होंने एक बयानिया दिया, बिलावल साहब वहाँ पे बैठे हुए थे और बिलावल साहब ने भी एक BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि 15 दिन बाद उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा धचका लगा जब नवाज़ शरीफ ने बराह रास्त इस तरह फ़ौज के बंदों के नाम लिए। तो इस पर सर थोड़ा सा कॉमेंट्स। हाँ जी, ये गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें ये नवाज शरीफ के जो बयानिया था इससे बहुत ज्यादा डेंट पड़ा है नून लीग को। और रही सही कसर जो थोड़ा बहुत भी रिस्पांस नून लीग को वहां से मिलना था वो BBC के इंटरव्यू ने वो रही सही कसर वो निकाल दी जब उसने कहा कि जी हम फौज से इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन अब ये अभी अवाम के सामने होगी। तो ये ऑल टुगेदर जो उन्होंने इसको कह लें कि जी वो अपने बयानिए से मतलब आसमान पे गए हुए थे तो वो यकदम जमीन पे आ गए हुए हैं। तो उस पे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे उनके वो उनमें जो एक कह लें कि जी फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई और अवाम में भी कि ये एक जगह पे खड़ते ही नहीं है और जो बयान देते हैं उसके बाद फिर कहते हैं कि जी हमने फौज से हिसाब लेना है, बाजवा साहब आपने हिसाब देना है। और उसके बाद फिर कहते हैं कि जी हम फौज से बात करने के लिए तैयार हैं। अभी कैसे बात करते हैं जिस पे आपने इल्जाम लगाए हैं कि उसने 2018 के इलेक्शन चुराए हैं, उन्होंने जजेस को इन्फ्लुएंस किया है, आपके खिलाफ फैसले दिलवाए हैं, उसी इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ आप उनको इल्जाम लगाते सर हैं, दो बयानियां लेके चल रही है मुस्लिम लीग नून, तो ऐसे थोड़ी होता है। एग्जैक्टली ये इसी वजह से उसको ज्यादा डेंट पड़ रहा है। तो बड़ा नुकसान भी जो इनको उठाना पड़ सकता है और पड़ गया है इस गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और जो रही सही कसर थी वो उस मरियम बीबी के इंटरव्यू ने वो रही सही कसर भी निकाल दी, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत उनको कुशन वहां से मिलना भी था कि जी वो जो इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं वो गेस कर रहे थे कि जी 2 से 3 सीटें मुस्लिम लीग नून वहां से निकाल सकती सकेगी। है और वो जो MNA थे वो इलेक्टेबल जी वो इस इंटरव्यू के बाद वो उसके चांस भी खत्म हो गए इस इंटरव्यू के बाद। बिल्कुल मेरी अपनी असेसमेंट है कि अगर वो इंटरव्यू ना होता तो हो सकता है कि जी कुछ पोजीशन चेंज होती। अच्छा सर, बिलावल साहब ने भी हालिया दिनों में BBC को इंटरव्यू दिया है और गुजरांवाला के जलसे में जब PDM का पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ तो नवाज शरीफ ने जब बराह रास्त फ़ौज का नाम लिया और बड़ी ख़तरनाक किस्म की उन्होंने तकरीर की, जारहाना रवैया था उनका इदारों के ख़िलाफ़, तो बिलावल साहब उस वक्त कुछ नहीं बोले। उसके बाद जलसे हुए, कुछ नहीं बोले और 15 दिन बाद बिलावल साहब कहते हैं जी मुझे नवाज शरीफ ने जब फ़ौज का बराह रास्त नाम लिया तो मुझे बड़ा शदीद धचका लगा। तो 15 दिन बाद सर बिलावल साहब को कैसे याद है? हाँ, ये इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, लीडर जो पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं इसमें टाइम बड़ा कैलकुलेट होता है, टाइम बड़ा मैटर कर रहा होता है कि जी आपने चीजों को रिस्पांस कैसे करना होता है। असूलन तो उस सेम डे पे बिलावल साहब का इंटरव्यू या उनकी स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी कि जी ये जो जलसा हुआ है इसमें जो बयानिया यूज किया गया है हम इस बयानिए के साथ नहीं खड़े हो सकते। उसके बाद कराची का जलसा हुआ, उसके बाद कोटा का जलसा सर हुआ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जिस तरह बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम इस बयानिए के साथ खड़े नहीं हो सकते, बिलावल साहब ने कहा भी, लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ कि 15 दिन बाद बिलावल साहब को क्यों याद है? बिलावल साहब पहले भी तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये टाइम मैटर करता है। अभी जब आपने वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है ना, ये जो वक्त पे जो बेवक्त पे जो आपको मुक्का याद आए ना कि जी लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है वो आपको अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। यही बात है सर। तो लड़ाई के वक्त आपको मुक्का याद नहीं आया मारना, तो लड़ाई के बाद आपको मुक्का याद आ रहा है तो वो आपको अपने मुंह पे मारना चाहिए। जो टाइम था
جس میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دینی تھی وہ ٹائم آپ گزار بیٹھے, 2 جلسے گزار بیٹھے. اس کے بعد آپ جب گلگت میں گئے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی, لیکن بی بی سی کو انٹرویو دیا تو اس میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی میں اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. تو وہ اس بیانیے کی کو لوگ پھر ویٹیج نہیں دے رہے. اچھا سر, ابھی پی ڈی ایم جو تحریک ایک چلی تھی اور ابھی چل بھی رہی ہے اور بڑی وہ متحد ہو کے چل رہی ہے, اندر کی خبریں تو بہت ساری آ رہی ہیں کہ یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے, کچھ لوگ کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن فی الحال جو دیکھنے میں عوام جو دیکھ رہی ہے کہ پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم پہ ہے, اور گلگت بلتستان کے الیکشن کی وجہ سے فی الحال تو وہ ایک سائڈ پہ ہوگی, ایک چیز نیوز سے بھی ہٹ گئی کیونکہ پورا ایک الیکشن پہ فوکس ہے تمام جماعتوں کا. تو اس کے بعد سر الیکشن کے بعد یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے میں وہاں پہ کامیاب ہو جائے گی گلگت بلتستان میں, تو سر پی ڈی ایم کا کیا نیکسٹ لایا عمل ہوگا؟ پی ڈی ایم کا جی ابھی کلیئر ہو چکا ہوا ہے نا جی. اس میں یہ ہو گیا ہوا ہے کہ جی پیپل پارٹی ابھی جو لاسٹ جو ان کا اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کا, اس میں انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی ہم شخصیات کا نام نہیں لیں گے. یہ ہمارا جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جی ہم شخصیات کا نام نہیں لیں گے, ہم ادارے کا نام لیں گے. تو اگر آپ نے شخصیات کا نام لینا ہے تو آپ ایک اور اے پی سی بلائیں اور اس میں بیٹھ کے ہم جو ٹی او آر ہے وہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ پیپل پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے, اور اے این پی نے بھی وہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہم اس طرح کی موومنٹ نہیں چلا سکتے. تو ابھی یہ میرے خیال میں 16 کو نواز شریف پی ڈی ایم صاحب کا اجلاس ہو رہا ہے دوبارہ سے بھی وہی کام کریں گے. انہوں نے ایک بار غلطی کی گجرا والے جلسے میں, دوبارہ سے انہوں نے پھر وہی کام کیا ہے, تو کیا دوبارہ تیسری بار وہ بار بار تو وہی کریں گے؟ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے تو کرنا ہی ہے, دوبارہ سے وہ فوج پہ عرضہ سرائی کریں گے. جی حافظ حسین احمد نے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے جس میں 11 جماعتیں شامل ہیں. 11 جماعتیں بالکل. تو ہم ایک ایجنڈے پہ فائنل ہو کے چل رہے تھے, ایک موومنٹ بنائی تھی. اگر مسلم لیگ نون نے اس طرح کا کوئی بیانیہ اپنا دینا ہے, اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہے, تو مسلم لیگ نون اپنا ایک جلسہ کر لے, اس میں ساری چیزیں بیان کر دے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ تو آپ کو ایک کمبائن ایجنڈے کے تحت موومنٹ بنانی پڑے گی. اگر وہ کمبائن ایجنڈا آپ کا نہیں بنتا تو پھر پی ڈی ایم نہیں ہے. سر اگر ایسے ہی بیانیہ رہا نواز شریف صاحب کا, پی ڈی ایم اور یہ تو جماعت تو اکٹھی ہے, نون لیگ بھی اب پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور بڑی مین ترین جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, تو اگر یہی بیانیہ رہا سر نون لیگ کا, تو کیا پی ڈی ایم ایسے چل سکے گی؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں نا کہ اگر تو سنگل ایجنڈے پہ موومنٹ نہیں بناتے تو پھر پی ڈی ایم نہیں ہے. پی ڈی ایم نہیں ہے. لیکن سر یہ تو پہلے بھی جب پی ڈی ایم سر ایک دوسرے پہ تحریک ٹرسٹ بنائی نہیں گئی تھی کرتے, تو اس وقت بھی یہ طے ایک پایا دوسرے تھا کو کہ ایک ایجنڈے پہ رہنا ہے, ایک اور ان کا ایجنڈا تو بنا کے جب موومنٹ نہیں بناتے تو وہ پھر کسی دھاندلی سے یا کوئی اور ان کے الزامات تھے. لیکن اب یہ سر مطلب نواز شریف کا بیانیہ جس طرح جا رہا ہے, تو اس طرح اگر بیانیہ رہا نواز شریف کا, تو یہ کیا 11 جماعتیں اکٹھی ہو کے چل سکتی ہیں؟ جی محتشم ترین صاحب سینئر تجزیہ کار اور ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے گفتگو کی آپ نے سنی, اور پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز, آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.